औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा इकराम पे, औलिया इकराम पे। दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की में घुमसान की जंग। अफ़गानिस्तान को पता चल गया है कि दो सुपर पावर्स को हराने वाला अफ़गानिस्तान नहीं बल्कि कोई और था। और कतर में मायदा हो गया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। ये जंग किसने शुरू करवाई, इसका मकसद क्या था और क्यों बैक वक्त 7 साइड से पाकिस्तान पे हमला हुआ था और अफ़गानिस्तान को अपनी सातों की सातों चेक पोस्टें खोनी पड़ी हैं, इस पे बात होगी। और दुनिया की वर्ल्ड क्लास 3 एजेंसियां जो हैं, जो रैंकिंग तरतीब देती है हर मुल्क की, उन्होंने अब पाकिस्तान को कौन से रैंक में डाल दिया है, इस पे बात होगी। और सऊदी अरब का बादशाह पाकिस्तान आ रहा है, किस महीने में आ रहा है और आते ही क्या क्या खुशखबरियां मिलने वाली हैं। पाकिस्तान ने कबल अज वक्त अपना कर्जा IMF को सबसे बड़ी किस्त अब तक की पाकिस्तान की 78 साल तारीख की सबसे बड़ी किस्त आसानी के साथ अदा कर दी है, इस पे बात होगी। जो किस्त नामुमकिन थी वो अदा कर दी गई है, इस पे बात होगी। तो सबसे पहले देखे, मेरी आप सबसे बस एक अपील है कि देखे, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये पूरी दुनिया में जहां जहां भी हक सच देखने और सुनने वाले हैं उन सब का चैनल है। हम सब एक फैमिली हैं। मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे वीडियो पे आते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं, देखते हैं, टाइम निकालते हैं और अच्छी राय भी देते हैं। मुझे ज़्यादा खुशी होती है जब लोग मुझे राय देते हैं। देखें, गो के मुझे इस फील्ड में, सहाफ़त की फील्ड में, मैं 1975 में नवाए वक्त अखबार में आया था। उस वक्त प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं आया था, सिर्फ अखबार वगैरह होते थे। तो उसमें मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था और मेरे उस्ताद मोहतरम आरफ निज़ामी साहब थे और हैं भी, जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। तो अब नवाए वक्त अखबार तो नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी करम नवाजी कर दी है कि अब अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया जिस पे मैं खुल के सच बयान कर सकता हूँ, आप लोगों को हकीकत बता सकता हूँ, वो खबरें बता सकता हूँ जो बाकी चैनल आपको हफ्ते बाद, 15 दिन बाद देंगे या बाज नहीं भी देते हैं, या बाज तोड़ मोड़ के झूठ शामिल करके देते हैं। आपको इंशाअल्लाह मेरे चैनल से मैं वादा करता हूँ कि कोई झूठी खबर नहीं मिलेगी, ये वादा है आप लोगों के साथ। तो कोशिश किया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें प्रॉपर तरीके से। इसका तरीका ये है, वरना कंप्यूटर आपको डिलीट कर देगा, कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, फिर कमेंट्स करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर देना है और उसके बाद फिर आप प्रॉपर तरीके से मेंबर बन जाएंगे और हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो अब आप आ जाएं जनाब, बगैर ताखीर किए असल मौजू की तरफ।
इंडिया का प्लान था, इंडिया का, रा का, मोसाद का, इसराइल का, आलमी ताकतों का, जो पाकिस्तान दुश्मन है, ये ट्रंप को भी दोस्त ना समझे, इसको बस उलझाया हुआ है शहबाज शरीफ ने और हाफिज सैयद आसम मनीर ने। इससे अपना मकसद निकलवा रहे हैं और इंडिया पे पाबंदियां लगवा रहे हैं, और लगी हुई हैं और आगे भी लगेंगी, मजीद लग गई हैं। 25% उसका टैरिफ हो गया है। पाकिस्तान का कितना है? 13%। तो अब देखें, वीडियोस पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस होती है, देख लिया करें, और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह आप सबकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, और अल्लाह सारी परेशानियां दूर करे, सारी मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बाकी देखें, ये एक प्लान बनाया गया था आलमी ताकतों की तरफ से। इंडिया ने बाहर के एक सूबा बिहार, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वो जीतने थे मोदी ने, उसके लिए एक प्लान तरतीब दिया गया कि 7 बैक वक्त 7 साइडों पे अफगानिस्तान हमला करेगा। इधर से एक मजहबी जमात के लोग निकल आएंगे, वो इस्लामाबाद एम्बेसी तक पहुंचेंगे, वहाँ उन्होंने 200-300 बंदा अपना भी मरवाना है और पुलिस वाले भी मारने हैं। इस तरह दोनों तरफ फौज उलझ जाएगी, अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे। और इसी दौरान पेशावर में पीटीआई के सहूलतकार भी हमलावर होंगे फौज पे, टीटीपी के लोग। इस तरह 3-4 माजों पे, 5-6 माजों पे उलझा के उसके बाद फिर इंडिया ने हमला करना था बैक वक्त 3 साइडों से या 4 साइडों से, राजस्थान से, कश्मीर से, और लाहौर सेक्टर से, और भावलपुर से। ये इन साइडों से इंडिया ने बैक वक्त हमला करना था, ताकि उलझा के फौज को शिकस्त पे मजबूर किया जाए, हथियार डालने पे मजबूर किया जाए। तो वो कहते हैं ना, 78 साल तारीख में जितने भी आर्मी चीफ आए हैं, कोई जानी, कोई शराबी, कोई क्या, लेकिन अब जो आया है ना, ये अल्लाह की तरफ से खास तोहफा है। इसकी कदर करो और इसके साथ जुड़ जाओ। ये अली और फातिमा की औलाद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी, और जिसने फातिमा की औलाद को बुरा भला कहा, उसने मुझे बुरा भला कहा। जिसने मुझे बुरा भला कहा वो इस्लाम से खारिज हो गया, काफर हो गया। और अब यूथ ये जो सुबह से शाम तक हाफिज सैयद आसम मनीर को गालियां देते हैं, गंदी गंदी पोस्टें लगाते हैं, ये शहबाज गिल जैसे, वो तो ही काफर है, वो तो क्रिश्चियन है, ईसाई है, मिर्जाई है, काफर है। और उसके बाद कादियानी जितने भी हैं ये भी काफर हैं। आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उसके बाद देखें, ये इनका प्लान अल्लाह ने नाकाम किया। कैसे कि हाफिज सैयद आसम मनीर अली और फातिमा की औलाद है, शाह शम्स तबरेज की नस्ल है, जिन्होंने मुल्तान में सूरज को सवा नेज़े पे बुला लिया था कि आ भाई, तू भी शम्स है, मैं भी शम्स हूँ, आ तू मेरी बोटी, मुझे बोटी पका के दे। कोई भी पका के नहीं दे रहा है। तो अगर उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी, खुद से तो वो नहीं बुला सकते थे, ये अल्लाह ने उनको ताकत दी हुई थी ना, कि वो सूरज उनका ताबे था, वो नीचे आ गया था उनके कहने पे। ये मुल्तान के किसी भी बंदे से, किसी यूथ को यकीन ना आए ना, तो पूछ सकता है कि ये वाकया मुल्तान में हुआ था या नहीं। आज भी उनकी दरसगाह मौजूद है, शाह शम्स तबरेज की, मुल्तान में। तो औलिया इकराम का शहर मुल्तान को कहा जाता है। तो अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी हुई होती हैं अपने प्यारों को, और ये भी उन्हीं की नस्ल से ही है। इसके पास भी बेहिसाब ताकतें हैं। पूरी दुनिया के काफर मिल के भी आ जाए ना, तो इसका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं।
اور اسی کے ہی دور میں انشاءاللہ ملک بلندیوں کو چھوئے گا، ترقی کرے گا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں قوم یوتھڑ کو کہ کم از کم 15 سے 20 سال تک اس نے نہیں جانا ہے، یہ یہیں پہ رہے گا اللہ کی مدد سے۔ تم لوگ جتنا مرضی زور لگا لو نا، اس نے نہیں جانا ہے۔ تو یہ پلان تھا ان کا، اور اب افغانیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے ان کا دعویٰ تھا نا کہ ہم پاکستان کیا چیز ہے، ہم نے تو روس کو شکست دیا، ہم نے تو امریکہ کو شکست دیا، ہم نے پورے یورپ کو شکست دیا ہے، نیٹو پورے کو شکست دیا ہے۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ ہم نے نہیں دی تھی، وہ کسی اور نے دی تھی۔ کس نے دی تھی؟ پاک فوج نے دی تھی، ISI نے دی تھی، IB نے دی تھی، پاکستان کے اداروں نے دی تھی۔ ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو اتنے بزدل ہیں، یہ وہاں سے جنگ شروع ہوتی تھی بھاگ کے پاکستان آ گئے تھے، ایران چلے گئے تھے۔ چند ایک لوگ وہاں پہ لڑے تھے، باقی سارے پٹھان لڑے تھے۔ 40,000 پٹھان شہید ہوا تھا۔ لیکن یہ جنگ کس کی تھی؟ امریکہ کی اور روس کی۔ روس وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، امریکہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ضیاء الحق کو اس نے پیسہ دیا، ساتھ ملا لیا۔ اور یہ اتنی بیوقوف جاہل قوم ہے نا پٹھان، یہ 40,000 لوگ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ وہ اسلام کی جنگ تھی ہی نہیں، تو ان کو شہید نہیں کہا جائے گا، مارے گئے تھے، نہ حق مارے گئے تھے۔ 40,000 پٹھان مارے گئے تھے اس جنگ میں۔ یہ اتنی جاہل قوم ہے، ان کو عقل ہی نہیں تھی کہ بھائی یہ جہاد نہیں ہے، جہاد کے نام پہ ضیاء الحق ہمیں بہلا پھسلا رہا تھا، ہمیں دھوکہ دے رہا تھا، ڈالر لے کے کھا رہا تھا۔ اسی طرح مشرف نے دھوکہ دیا، مشرف نے بھی ڈالر لے کے کھائے، اس نے اڈے فراہم کیے، افغانستان پہ حملہ کروایا، افغانستان پہ قبضہ کروایا۔ میں نے کیا کہا، میں نے ہمیشہ مشرف ایوب خان کے دور میں نے جیل کاٹی ہوئی ہے، مشرف کے دور میں نے جیل کاٹی ہوئی ہے، اور اب دیکھیں اللہ کی کرم نوازی سے نہ صرف پاکستان نے افغان فوجوں کو شکست دی ہے، بلکہ اندرونی طور پہ جو حملہ آور ہوئے ہیں نا جتھے PTI کی مدد سے، یہ جو KPK میں، ان کو بھی عبرتناک انجام سے ان کو دوچار کیا ہے، اور تقریباً 150 کے قریب جہنم واصل ہوئے ہیں TTP کے لوگ۔ اور اس کے بعد BLA والے بھی، ان کی بھی کمر توڑ دی گئی ہے، وہ بھی جہنم واصل ہو چکے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ جہنم واصل ہو گئے ہیں، کچھ جو ہے نا ایران کی سرحد بھی بند کر دی گئی ہے، جس راستے سے وہ داخل ہوتے تھے ٹریننگ کر کے پاکستان میں، بلوچستان میں بھی اللہ کا شکر ہے امن ہو گیا ہے۔ KPK میں بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ اور یہ جو اب آیا ہے نا سہیل آفریدی، یہ اتنا بڑا غدار ہے نا، میں کہتا ہوں PTI کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ایک مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آتے ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے قائد اعظم کی تصویر ہٹائی، قائد اعظم کی تصویر کی جگہ عمران خان کی تصویر لگائی، اور پاکستان کا قومی پرچم ہٹا کے اس کی جگہ پہ PTI کا پرچم لگا دیا۔ یہ اتنا بڑا غدار، اور میں اب کیا بتاؤں، میری زبان اجازت نہیں دیتی ہے، نہیں تو بڑا غلط الفاظ اس کے لیے آیا تھا۔ یہ وہ گندی غلیظ نسل کا کیڑا ہے۔ جب امن کے معاہدے، امن کے سلسلے میں پشاور میں امن قائم کرنے کے لیے، عوام کو سہولت دینے کے لیے میٹنگ ہوئی ایک اداروں کی، اس میں اس نے یہ کہہ کے شرکت نہیں کی کہ میں عمران کی اجازت کے بغیر شرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ حال ہے ان غداروں کا۔ اور اب بھی جو PTI کا بندہ ساتھ دے رہا ہوں، میں تو حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے اصل ماں باپ کا ہے ہی نہیں، اپنے اصل باپ جینون باپ کا ہے ہی نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کس کی نسل سے ہے، کس کا خون ہے، کس گندی نالی کی پیداوار ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ میں جل کے کہہ رہا ہوں
क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और पाकिस्तान कब है, तब फौज मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। वरना आज देख लो क्या अंजाम हुआ शाम का, क्या अंजाम हुआ इराक का, लीबिया का क्या असर हुआ है, मिस्र का क्या असर हुआ है। कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा नहीं है, सऊदिया समेत बाकी। अब सऊदिया ने अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान, खाना काबा, मस्जिद नबी की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौज को लगा दिया है। सरहदों पे पाकिस्तानी फौज हिफाजत कर रही है। इस वक्त पाकिस्तानी फौज अपने मुल्क का भी दिफा कर रही है, कतर, दुबई समेत आलम इस्लाम की भी हिफाजत कर रही है इसराइली दरिंदों से। तो टीटीपी वाले लोगों से के मैं वजह से हैरान हूं कि भाई 2 साल तक ये बिल्कुल खामोश रहे हैं दोनों भाई, साद रिजवी और अनस रिजवी। जब वहां पे अमन हो गया, कैदी एक दूसरे के रिहा हो गए, वहां पे लोग खुशियां मना रहे हैं, इन्होंने एकदम प्लान बनाया जी के नहीं जी हमने अमेरिकन एम्बेसी पे जाके एहतजाज करना है। इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफर दी कि आप लाहौर में एहतजाज कर लें, हम एक दिन छुट्टी का ऐलान कर देते हैं, अब लाहौर नहीं जी हमने अमेरिकन एम्बेसी ही जाना है। प्लान जो पीछे मालिकों ने दिया हुआ था। ये खादम रिजवी नहीं है, खादम रिजवी असल मर्द था और नर बंदा था। उसके साथ में चलो, मैं उसके जनाजे में भी गया हूं, मैं उसके साथ मिल के चला हूं। वो था असल बंदा, ना झुकने वाला ना बिकने वाला। औलाद उसकी उस पे नहीं गई है। ये आलमी ताकतों के सहूलतकार बन गए हैं। बस इससे ज़्यादा मैं दिल आज़ारी लोगों की नहीं करूँगा। हज़ारों लोग हैं उनके मानने वाले, लेकिन आप अवाम भी देख लें, नहीं निकली इस मरतबा। टोटल कितने बंदे लाहौर से निकले? 5 से 6 हज़ार बंदा। और उसके बाद इन 5-6 हज़ार बंदों में से भी जब पहुंचे ना मरीद के, तो टोटल 3-3.5 हज़ार बंदा रह गया। वहाँ पे फिर इनको मुंतशर करने का कहा गया, ये नहीं हुए। इन्होंने आग बजाने वाली गाड़ियों को जलाया, एम्बुलेंसों को जलाया और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को जलाया। वो किसकी थी? अवाम की। फोक मिटाने वाली गाड़ियों को जलाया, वो किसकी थी? अवाम की। वहाँ पे जो प्राइवेट गाड़ियाँ पार्क हुई थी, बाजार था, बाजार की बाजारों में दुकानों को जलाया, उन गाड़ियों को जलाया, सब कुछ हुआ। कह रहे हैं जी हमारे 300 बंदा ना 1000 बंदा शहीद हुआ है, 1000 से 1200। ये शहीद नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस वाले तो शहीद हुए हैं क्योंकि वो तो सरकारी ड्यूटी पे थे, वो तो बेबस थे, मजबूर थे, लाचार थे, बेचारों को डंडे दे के दहशत गर्दों के आगे कर दिया गया। तो अब वो उनको शहीद कह सकते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है, मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में भी है। मैं हकीकत आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें मौजूद है कि अगर कोई भी मुसलमान रियासत दीन इस्लाम पे चल रही है, इस्लाम के मुनाफी कोई काम नहीं कर रही है, शरीयत के मुनाफी कोई काम नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ हथियार उठाने वाला शहीद नहीं होगा। वो अगर मारा जाता है तो वो शहीद नहीं कहलाएगा। ये मेरे नबी पाक का फरमान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अभी जाके गूगल पे सर्च कर लें हदीस, अगर ना हो तो मैं जुर्मदार हूँ। तो इनको शहीद नहीं कहा जा सकता। टोटल कितने बंदे मारे गए हैं टीटीपी के, ना सॉरी टीएलपी के? 3 बंदे और चौथा रागीर, 2 पुलिस वाले, टोटल 7 बंदे मारे गए हैं, जिसको इन्होंने 1200 से 1500 कोई बता रहा है। अच्छा, पीटीआई के लोग इतने बड़े दहशत गर्द है, अल्लाह जबरान अलियास की नस्लों को भी तबाह करे, अल्लाह पूरी पीटीआई को तबाह बर्बाद करे, इमरान समेत। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इनकी नस्लों को भी तबाह करे। वो जबरान अलियास अमेरिका में बैठ के CIA से पैसे लेके, अमेरिका से पैसे डॉलर वसूल करके, वो कह रहा है कि साद रिजवी को मार दिया गया है, अनस रिजवी को मार दिया गया है, निकलो बाहर निकलो,
टूट पड़ो इनके ऊपर, तबाह कर दो। ये सब प्लान था, एक आलमी ताकतों का प्लान था जिसको पाकिस्तानी अवाम ने नाकाम किया है। अगर जैसे पहले अवाम निकलती थी 50-60 हज़ार बंदा या लाख 1.5 लाख बंदा निकल जाता, तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाती है उनको कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल हो जाता है अपने अवाम के ऊपर गोली चलानी। बड़ी बेबसी के साथ मजबूर होके तो चलानी पड़ती है, वरना कोई भी रियासत अपने हुक्मरानों पे नहीं चलाती है। तो इसी तरह बहुत सारे ईंट उठाओ तो नीचे से गद्दार निकल आता है। इसी तरह चले, बाकी मुख्तसर करता हूं। एक और गद्दार है, उसका बताना भी जरूरी है, सरदार अमान, और उसके साथ एक चमचा और है, वो जो दुकानदार है। ये दोनों भी, सरदार अमान का मैं आप लोगों को हकीकत बताऊं कि ये चंद साल पहले तक ये कश्मीरी सरदार जो है ना, सरदार अमान, ये दुबई में ड्राइवर था। अब एक ड्राइवर की कितनी तनख्वाह होती है? इसके पास इस वक्त खरबों का जायदाद है और स्पोर्ट्स कार है जिसकी कीमत है 60 करोड़ रुपया। इसके बाप ने भी कभी इतना पैसा नहीं कमाया था। ये रा और मुसाद से फंडिंग लेता है और ये गद्दार अवाम को उकसा रहा है, जाहिल कश्मीरियों को, ये नई नस्ल के गंदी नाली के कीड़ों को, कि एयरपोर्ट बनाओ, एयरपोर्ट का मुतालबा करो। 2 एयरपोर्ट मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बना के दिए हुए हैं। अभी देखें, एक रावलाकोट एयरपोर्ट मौजूद है, एक मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट मौजूद है। 2 एयरपोर्ट वहां पे पहले के ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन लोगों को बना के दिए हुए। मुसाफिर ना होने की वजह से दोनों बंद पड़े हैं। कश्मीर से जो रोजाना बाहर से लोग कश्मीर आते हैं या वापस जाते हैं, उनकी तादाद 35 से 40 है, इससे ऊपर नहीं है। अब जहाज में सवारियां बैठती हैं 300 से 350 सवारियां, कहां से पूरी करोगे? अब ये टोयोटा तो नहीं है, पिंडी से जो टोयोटा IS चलती है ना, वो पीरबदाई अड्डे में पहले बेचारे 1 घंटा खड़े होके आवाजें लगाते रहते हैं। उसके बाद वहां से निकलेंगे तो जाके मंडी मोड़ में खड़े होके आवाजें कितनी सवारियां बैठती हैं? 16 सवारियां। 16 सवारियां पूरी करने के लिए उन्हें कितना जलील होना पड़ता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले पीर बदाई अड्डे में खड़े रहेंगे, आवाजें लगाते रहेंगे, फिर मंडी मोड़ जाके आवाजें लगाते रहेंगे, फिर फैजाबाद जाके आवाजें लगाते रहेंगे, आखिर में खन्ना पुल जाके आवाजें लगा लगा के, तो तब जाके 16 सवारियां पूरी होती हैं। तो ये 350 और 450 सवारियां इनका बाप पूरी करेगा सरदार अमान का, या उसका दादा पूरी करेगा? कौन पूरी करेगा? इंटरनेशनल लेवल के 2 एयरपोर्ट वहां ऑलरेडी मौजूद है, सवारियां ना होने, मुसाफिर ना होने की वजह से दोनों बंद पड़े हैं। ये इसका एक फ्रॉड तो ये है। दूसरा फ्रॉड ये है इसका कि हम खुद मुख्तार बनेंगे। कैसे भाई खुद मुख्तार बन सकते हो? तुम लोगों के खुद मुख्तारी के लिए तो पूरी दुनिया का असूल है कि उस मुल्क जो भी खुद मुख्तार होता है उसके लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक, अपना समुंदर होना ज़रूरी है। अब अफगानिस्तान के पास नहीं है ना समुंदर, ये पाकिस्तान का मोहताज है। अब पाकिस्तान ने उसकी तजारत के सारे रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। अब वहाँ पे जो 1 रुपए की चीज़ थी ना, वो 1000 रुपए की मिल रही है। ये हाल हुआ, वह आटा वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। इंडिया से आ रहा है, बायर आ रहा है आटा, चीनी, घी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बकाया बातचीत कल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।